मैं यहाँ आया हूँ एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए, जिसके तहत मैं $10,000 की शर्त लगा रहा हूँ कि मेरा पिछला वीडियो सही है। और ये है वो वीडियो। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे मिस कर दिया हो, लेकिन इस कार में ना तो मोटर है, ना ही बैटरी है और ना ही एनर्जी का कोई सोर्स है। इसमें सिर्फ हवा है। और मान्यता के खिलाफ यहाँ दावा यह है कि ये कार खुद को धकेलने वाली हवा की स्पीड से भी तेज स्पीड पकड़ सकती है। UCLA में एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया ये कहने के लिए कि उनका मानना है कि मैं गलत हूँ और ये एक्सप्लेनेशन गलत था। तो हम लोग कुछ समय तक इस पर बहस करते रहे और आखिर मैंने कहा कि क्यों ना हम इस पर $10,000 की शर्त लगा लें। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये गाड़ी हवा की दिशा में हवा से तेज दौड़ सकती है। और मैं हैरान हो गया जब उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन YouTube स्पेस में YouTube पर अधिकांश लोगों की तुलना में आपकी गलतियां बहुत कम होती है। अब प्रोफेसर एलेक्स कुसेनको चाहते थे कि हम ये शर्त और सारी बातचीत जनता के सामने करें। इनफैक्ट उन्होंने सुझाव दिया कि हम किसी सेलिब्रिटी को इस हस्ताक्षर का गवाह बनाएं। इसलिए मैंने नील डिग्रास टायसन, बिल नाई और सीन कैरोल को हमारा गवाह बनने के लिए कह दिया और वो लोग मान गए। और एलेक्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तुमने जो कुछ भी कहा वेरिटिज्म के बारे में, मैं उससे सहमत हूँ। और यह है कि ये जनरली देखने लायक है और मुझे यह चिंता नहीं होती कि कहीं ये बंदा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बंदा ब्रिलियंट है, शानदार है। मैं इस शर्त को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत साबित हो जाता हूँ तो जानना चाहूंगा कि कहाँ गलत हूँ, क्योंकि इस चैनल का असल मकसद ही सच को सामने लाना है। और मुझे लगता है हम सब आज इसीलिए यहाँ पर मिले हैं। मुझे भी लगता है कि ये समझने का एक शानदार मौका है। मैं इस वीडियो में एलेक्स के मेन पॉइंट्स को संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं वो समझाता हूँ जो मैंने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो में ये गाड़ी तेज हवा की वजह से चल रही है। शुरू में तो हवा की स्पीड कार की स्पीड से ज्यादा है, लेकिन बात ये भी है कि हवा की स्पीड एक जैसी नहीं रहती। हवा की स्पीड एकदम से कम हो जाती है और कार इनर्शिया से ही चलती रहती है और धीमी हो जाती है। तो बेसिकली एलेक्स का ये मानना है कि हवा का एक झोंका कार को तेज गति में धकेलता है और फिर जब हवा बंद हो जाती है तो कार हवा से तेज स्पीड से चल रही होती है, लेकिन ये धीमी भी हो रही होगी। इनफैक्ट इस प्रेजेंटेशन के अंत में मेरा निष्कर्ष यही होगा कि जब भी इसकी वेलोसिटी हवा से तेज होगी तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये मैं आपको इस इक्वेशन की मदद से समझाऊंगा। दूसरा इफेक्ट ये है कि इस वीडियो में हवा की स्पीड जमीन से 1 मीटर या 1.5 मीटर की ऊंचाई पर मेजर की गई है, लेकिन जो प्रोपेलर है वो जमीन से लगभग 3 मीटर ऊंचा जा रहा है। अब जमीन से संपर्क में होने के कारण हवा का ग्रेडियंट बना हुआ है। ग्राउंड के पास वाली हवा धीमी चल रही है और ऊपर की ओर ये तेज होती जाती है। अब एलेक्स का अनुमान यह है कि प्रोपेलर पर चलने वाली हवा की स्पीड टेल की हवा से 10 या 15% अधिक हो सकती है। तो ये मुमकिन है कि प्रोपेलर पर जो हवा की स्पीड है ये कार उससे धीरे चल रही हो, लेकिन फिर भी वो टेल की ऊंचाई वाली हवा से तेज चलती हुई लग रही है। अब मुझे लगता है कि एक छोटा सा इफेक्ट है, लेकिन पिछले इफेक्ट के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होता है तो ये चीज बार बार होने लगती है। ओके, और ये कंप्लीट हो जाता है। एलेक्स, उस वीडियो से मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि डेरेक ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने हवा की स्पीड से 2.8 गुना तेजी हासिल कर ली थी। जो आपने एक्सप्लेन किया ये उसे बहुत ज्यादा लग रहा है, जब तक कि हवा एकदम से तेज होकर अनायास ही धीमी ना हो जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ओके, तो यदि आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है तो आप शायद बहुत बार प्रयास करेंगे। आप बार बार हवा के हर झोंके का मुआयना करेंगे और गाड़ी चलाएंगे जब तक कि आपका रिकॉर्ड ना बन जाए, है ना? रिकॉर्ड इसी तरह से बनते हैं। और फिर उनमें से ही एक मौके पर आपको बहुत तेज हवा मिल जाएगी जो उसके बाद चलने वाली हवा से 3 गुना ज्यादा होगी, ठीक है? और बस यही वो घड़ी है जब आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और यहीं पर वो 2.8 वाला फैक्टर आ जाएगा। और ट्रेडमिल परीक्षणों के बारे में क्या ख्याल है? ये रुकी हुई हवा में किए गए हैं। जमीन को पीछे दौड़ने पर आप पूरी तरह से स्थिर टेलविंड को सिमुलेट कर रहे हैं। अगर आप कार को ट्रेडमिल पर स्थिर रखते हैं तो ये हवा की स्पीड के बराबर चलने के समान है। और अगर कार ट्रेडमिल पर आगे बढ़ सकती है तो ये दर्शाता है कि ये हवा से भी तेज चल सकती है। लेकिन एलेक्स के पास इस बात की कई तरह की एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में जो दिख रहा है वो हो ही नहीं सकता, ऐसा एलेक्स का कहना है। यदि आपकी ट्रेडमिल की स्पीड कम ज्यादा हो रही है और फिर यदि कोई इंसान इसे स्टीयर कर रहा है तो ये अनजाने में ही आपके मनचाहे रिजल्ट के प्रति एक झुकाव पैदा कर सकता है। तो क्या ऐसा होगा कि स्पार्क चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी के इस मॉडल को जाने अनजाने ही लेन पार कराने के लिए धकेल रहा है? और जैसा कि आपने बताया ये कभी कभी ढलान पर उतरने लग जाएगी। हाँ, मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है?
लेकिन ये बात तो है कि वो आगे की ओर बहाव की उम्मीद कर रहा है। कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बस यही कहना चाहता था मैं। एक्सपेरिमेंटल सबूतों के ना होने पर एलेक्स थ्योरेटिकल एनालिसिस का सहारा लेने लगे, जैसे कि MIT की एरो प्रोफेसर मार्क ड्रेला ने की थी। लेकिन इसमें भी उन्हें प्रॉब्लम दिखने लगी। उनकी मुख्य चिंता यह है कि नेट फोर्स के इक्वेशन में कार की स्पीड और हवा की स्पीड के बीच का अंतर डिनोमीटर में आता है, जिसका मतलब कुछ इस तरह है कि जब आप बिल्कुल हवा की ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको इन्फिनिटी फोर्स मिल जाएगी। अब असली खतरा यही पैदा होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हवा की स्पीड के लगभग बराबर चल रहा है तो स्पीड के बीच का वो डिफरेंस 0 होने लगेगा। अगर ये 1% का 10 लाखवां हिस्सा है तो ये फोर्स उसके पीछे एक परमाणु बम फटने के बराबर होगा। तब तो डायरेक्ट निश्चित रूप से मुश्किल में है ना। इसलिए हमें यहाँ डायरेक्ट की जान बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। ये गंभीर है ना। लेकिन 0 से डिवाइड करने पर, ओ दोस्तों, मैंने उस पर कभी गौर नहीं किया। एलेक्स ने अपना विश्लेषण किया और उन्हें 0 से डिवाइड होने से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने असल में ये पाया कि इस कार के लिए हवा की स्पीड से या उससे तेज स्पीड में चलने का कोई रास्ता नहीं है। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसीलिए जब हम तो इस गाड़ी को हवा की स्पीड से तेज ले जाना संभव है, लेकिन इसे 0 एक्सेलरेशन पर चलाना संभव नहीं, जो कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा। बेसिकली हमने इसे यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, धन्यवाद नील। शुक्रिया दोस्तों। तो अब ये मेरे ऊपर था कि मैं प्रोफेसर कुसेंको को समझाऊं कि ब्लैक बर्ड वास्तव में हवा से भी तेज जा सकता है। लेकिन उनका प्रेजेंटेशन प्रभावी तो था। इस मीटिंग के बाद जब मैंने ट्विटर पर इसके बारे में पोस्ट किया तो चाइनीज वेरिटासियम चलाने वाली एलिस झांग ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि डेरेक आप हार चुके हैं, अब मैं 80% एलेक्स के पक्ष में हूँ। मेरे लिए आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों में से किसी ने भी मुझे ट्रेडमिल के प्रयोगों को दोहराने की कोशिश करते हुए नहीं देखा था। पहले वीडियो के लिए मैंने अपने दोस्त और यूट्यूब मेकर ज़ाइला फॉक्सलिन से एक डाउनविंड कार्ड का मॉडल बनाने के लिए कहा। इसका पहला वर्जन फेल हो गया, लेकिन ज़ाइला हताश नहीं हुई। ठीक है। और कुछ ही दिनों में उसने इसका दूसरा वर्जन बनाकर तैयार कर दिया। क्या ऐसा लग रहा है कि ये सफल होगा? इन मॉडलों के विपरीत इनके अधिकांश प्रोजेक्ट वास्तव में काम करते हैं। ये ठान लेती हैं और करके रहती हैं। तो शायद इससे हमें पता चल जाए कि क्या आप वास्तव में डाउनविंड दिशा में हवा से तेज जा सकते हैं। मुझे एक बात साफ हो गई। मैंने पहले वीडियो में पर्याप्त रूप से ये समझाने के लिए अच्छा काम नहीं किया कि ब्लैक बर्ड कैसे काम करता है। मैंने इस बात के ठोस सबूत भी नहीं दिए कि ये वास्तव में हवा की तुलना में लगातार तेज चल सकता है। मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट पहले से ही जाना माना है और मुझे डिफेंड कर लेगा। 1969 में ही एंड्रयू बाउर ने पहली सक्सेसफुल डाउनविंड कार्ड बना ली थी और उसने ऐसा किया था एयरो इंजीनियर अपोलो स्मिथ के साथ एक दोस्ताना शर्त को सेटल करने के लिए। ये शर्त 20 साल पुराने एक स्टूडेंट के पेपर में किए गए एक दावे से प्रेरित थी। अब ब्लैक बर्ड के निर्माता रिक कैवलारो अपनी गाड़ी के निर्माण के पूरे होने तक इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन इस तरह की दूसरी एनालिसिस पुश मी पुल यू बोट जैसे नामों से प्रकाशित की जा चुकी थी। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि किसी को इस गाड़ी के ऑपरेशन में कोई शक होगा और यहाँ तक कि $10,000 की शर्त भी लगा लेगा। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई कि गहराई से इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। इसलिए अब मैं यही करूंगा, एलेक्स द्वारा उठाए गए पॉइंट्स का जवाब देकर। तो सबसे पहले आइए विंड ग्रेडियंट की बात करते हैं। मेरा मतलब हमने ऊपर की तरफ हवा की स्पीड को क्यों नहीं मापा? वेल, जवाब ये है कि पहले ही ये किया जा चुका है। टेल टेल्स की मछली पकड़ने के पोल्स के लेकर प्रोपेलर की साइड्स तक, यहाँ तक कि उसके ऊपर भी माउंट किया जाता था। अब हालांकि सबसे नीचे वाले टेल टेल सबसे पहले पलटता है। अंत तक सारे टेल टेल्स एक एक करके पलट जाते हैं और इससे पता चलता है कि गाड़ी का हर हिस्सा हवा से तेज चल रहा है। क्या ऐसा इसलिए है कि एक बड़े हवा के झोंके ने कार को धक्का देकर तेज स्पीड में दौड़ा दिया और उसके बाद हवा रुक गई? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि इस कार के प्रयोग के दौरान स्पीडोमीटर नहीं था, लेकिन ट्विटर पर किसी ने बताया कि हम वीडियो फुटेज से इसकी स्पीड नाप सकते हैं। इसके लिए पिछले पहिए के रोटेशन का सहारा लेना होगा। इससे पता चलता है कि टेल टेल के पलट जाने के बाद भी कार तेज होती रहती है। एक बात और जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो ये है कि अगर ये कार हवा के ग्रेडियंट या झोंकों के कारण ही हवा से तेज दौड़ रही है तो आप उम्मीद करेंगे कि ये टेल टेल इधर उधर उछलेगा या कम से कम सीधे मेरी ओर पॉइंट नहीं करेगा। लेकिन ये लगातार 30 सेकंड से ज्यादा समय तक ऐसा करता है, जब तक कि मुझे पार की हुई गाड़ियों से टकराने से बचने के लिए ब्रेक नहीं मारना पड़ा। लेकिन अगर ये आपके लिए काफी नहीं है तो जब ब्लैक बर्ड ने अपनी 27.7 मील प्रति घंटे की रिकॉर्ड स्पीड 10 मील प्रति घंटे की पीछे से चलती हुई हवा में हासिल की, तब भी ये एक्सेलरेट हो रही थी। और हम ये बात इसलिए जानते हैं क्योंकि कार और हवा की स्पीड में कई जीपीएस यूनिट्स थे जिन्हें प्रोपेलर की ऊंचाई पर कई जगहों पर मापा गया था। हाईलाइट किया गया सेक्शन 10 सेकंड के उस मेजरमेंट पीरियड को दिखाता है जिस दौरान रिकॉर्ड सेट किया गया था। इसके अलावा 2013 में यूएस फिजिक्स ओलंपियाड सेमीफाइनल परीक्षा ने ब्लैक बर्ड के बारे में प्रश्न पूछे गए, जैसे कि क्या मैं हवा की दिशा में और उसके विपरीत हवा से तेज जा सकता हूँ? सॉल्यूशन के अनुसार दोनों तरीके संभव हैं
और क्योंकि एनर्जी का लॉस कम है, यहाँ अच्छी खासी स्पीड भी संभव है। अब मैं मानता हूँ कि पहले वीडियो में मैंने जो सबूत दिए थे वे ठोस नहीं थे, जबकि इन ऑब्जर्वेशंस को तेज हवा और ग्रेडियंट एक्सप्लेन कर सकते थे। लेकिन अब जब आपने इस सबूत को देख लिया है, तो क्या आपको विश्वास हो गया है कि ब्लैक बर्ड बिना धीमे हुए हवा से तेज स्पीड में डाउनविंड जा सकता है? प्रोफेसर कुसेनको अभी भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं इस कार के काम करने के तरीके को इतने स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई भी शक ना रह जाए कि ये सब हो क्या रहा है, प्रोफेसर को भी नहीं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये प्रोपेलर ऐसे काम नहीं करता जैसे सबको लग रहा है। ये एक पवन चक्की की तरह काम नहीं कर रहा है। ये पीछे से लगने वाली हवा के हिसाब से नहीं घूम रहा, इसके बजाय ये विपरीत दिशा में घूम रहा है और एक पंखे की तरह काम करते हुए हवा को पीछे फेंक रहा है। ये पंखा पहियों द्वारा संचालित होता है, जो एक बाइक की चेन द्वारा प्रोपेलर से जुड़े होता है। तो जब ये कार हवा की स्पीड से चल रही होती है, तब ये एक्सेलरेट होती है, क्योंकि पहिए पंखे को घुमाते हैं। इससे हवा पीछे फेंक दी जाती है और आगे की तरफ धक्का लगता है। बड़ा सवाल ये है कि पंखे को चलाने के लिए पहियों के ऊपर पीछे की तरफ से फोर्स लगना चाहिए, जो उन्हें धीमा कर देता है। तो ये फोर्स प्रोपेलर के उस फोर्स से बड़ा क्यों नहीं है, जिससे कार ओवरऑल धीमी हो जाती है? इसका जवाब है कि प्रोपेलर हवा में जितनी तेज चल रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेज जमीन पर पहिए चल रहे हैं, इसलिए थ्रस्ट का फोर्स इससे ज्यादा हो सकता है। मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एनालिसिस करने जा रहा हूं और जानने लायक जो महत्वपूर्ण समीकरण है वो है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पहियों की बात करें तो वहां पर कार के नीचे जो जमीन पीछे जा रही है, उससे सिस्टम में पावर आ रही है। तो जो पावर जनरेट हुआ वो इक्वल टू है व्हील्स पर लगने वाले ग्राउंड फोर्स इनटू कार की वेलोसिटी। प्रोपेलर के लेवल पर हवा कम चल रही है, क्योंकि प्रोपेलर इसे पीछे की ओर धकेलता है। बाहर की तरफ जाने वाला पावर इक्वल टू है हवा पर प्रोपेलर के फोर्स इनटू कार की स्पीड माइनस हवा की स्पीड। टेलविंड की वजह से प्रोपेलर हवा में धीमी गति से चल रहा है, और अगर हम मान लें कि पावर में कोई लॉस नहीं हुआ है, तो पहियों में जाने वाला पावर प्रोपेलर से बाहर जाने वाले पावर के बराबर होगा। इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि प्रोपेलर पर फोर्स पहियों पर फोर्स से अधिक होगा, और चूंकि प्रोपेलर हवा को पीछे धकेल रहा है, तो हवा भी प्रोपेलर पर आगे की तरफ एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। ये थ्रस्ट का फोर्स है, जो पहियों पर बैकवर्ड फोर्स से अधिक होगा। तो ये कार एक लीवर या पुली की तरह काम करती है। जब ये लंबी दूरी तक पहियों पर एक छोटा फोर्स लगाती है, प्रोपेलर छोटे डिस्टेंस पर बड़ा फोर्स लगा सकता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे जब आप पहाड़ी पर साइकिल चढ़ाकर चल रहे होते हैं, आप छोटा फोर्स लगाकर पैडल को तेजी से घुमाते हैं। इससे जमीन पर पहिए धीरे चलते हैं, लेकिन बड़े फोर्स के साथ। लेकिन अब हम अटक गए हैं इस डिवाइड बाय जीरो वाली प्रॉब्लम में, जिसके बारे में प्रोफेसर कुसेनको ने हमें चेतावनी दी थी। जब कार की गति हवा की गति के बिल्कुल बराबर होती है, तो ऐसा लगता है कि प्रोपेलर इन्फिनिटी फोर्स प्रदान कर सकता है। ये सही नहीं हो सकता है ना? मेरा मतलब है, क्या हमारी एनालिसिस गलत है? इसका उत्तर है नहीं, और इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, ये एग्जैक्टली वही है जो आप किसी भी लीवर या पुली के लिए थियोरेटिकल रूप से सोच रहे होंगे। यदि लीवर का एक आर्म 0 पर है, तो आप उसके दूसरे आर्म से किसी भी फोर्स द्वारा इन्फिनिट वजन उठा सकते हैं। बस समस्या यह है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और दूसरा कारण है, आमतौर पर प्रोपेलर की एफिशिएंसी को दर्शाने वाले शब्द को ठीक से डिफाइन नहीं करते हैं जब प्रोपेलर हवा के बीच से नहीं चल रहा होता है। प्रोपेलर की इफिशियंसी का एक बेहतर फॉर्मूला है जो जीरो स्पीड लिमिट के मामले में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसका अलजेब्रा फार्मूला भयंकर है, लेकिन परफेक्टली वेल डिफाइंड है। और फिर 0 से डिवाइड करने वाली समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन इस इक्वेशन से प्रॉब्लम इतनी जटिल दिखती है जितनी वो है नहीं। असल में इसमें एरोडायनेमिक्स की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मेरे पास एक छोटी सी कार्ड है जिसमें एक बड़ा पहिया है जो 2 छोटे स्पूल पर लुढ़कता है, और जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आपके पास 2 मीडिया एक दूसरे से रिलेटिव चलते हैं, तो अगर ये कार दोनों मीडिया के कांटेक्ट में है, तो वास्तव में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी से ज्यादा तेज स्पीड में आगे बढ़ सकती है। इसलिए जैसे ही मैं इस बोर्ड को दाईं ओर धकेलता हूं, आप देख सकते हैं कि ये कार बोर्ड की तुलना में और तेजी से आगे बढ़ती है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये बड़ा पहिया उस दिशा में नहीं घूम रहा है जिस दिशा में बोर्ड उसे धक्का दे रहा है। ये वास्तव में विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ब्लैक बर्ड के ऊपर प्रोपेलर जो हवा के खिलाफ पुश बैक करता है, और इसी तरह वो डाउनविंड दिशा में हवा की स्पीड से तेज चल सकता है। और अब आप ऐसी एक कार खुद के लिए अपने घर पर ही बना सकते हैं, या फिर आप एक डाउनविंड कार्ट का मॉडल बना सकते हैं। मैंने कहा था ना कि जायला ने ठान लिया है, और हाँ, मैं कैमरे के सामने दावा कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस बार ये सही में काम करेगी। हम इसका प्रोपेलर बदल रहे हैं। इससे पहले कि हमें कोई यहाँ से बाहर निकाल दे, इसका काम करना जरूरी है।
क्या ये काम कर रहा है? ये पूरी तरह से काम करता है। ओह माय गॉड, ये शानदार है। इनकी कार्ड का चौथा वर्जन शानदार ढंग से चला और इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक 3D प्रिंटर और कुछ सिंपल मटेरियल को लेकर इसे बना सकता है। इन्होंने इसके बनाने के इंजीनियरिंग प्रोसेस को और अधिक डिटेल में अपने चैनल पर दिखाया है, इसलिए जाइए और इनका चैनल एक बार देख लीजिए। अब प्रोफेसर कुसेंको ने शर्त में अपनी हार मान ली है और उन्होंने मुझे $10,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। इसलिए अपनी जुबान रखने के लिए और मेरे द्वारा दिए गए सबूतों को मानने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, और इस तरह की पब्लिक डिबेट में किसी के सामने झुकना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं ये पैसे नहीं रखना चाहता हूं, मैं इसे साइंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं 1 मिनट का एक वीडियो कंपटीशन आयोजित कर रहा हूं। मैं उन टॉप 3 वीडियोस को नगद पुरस्कार प्रदान करूंगा जो एक काउंटर इंट्यूटिव स्टेम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। मैं कुछ डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे साइंस की एक बात जो पसंद है वो ये है कि इसमें असहमति होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए कुछ ना कुछ सीखने का अवसर देती है। मैंने ब्लैकबर्ड एरोडायनेमिक्स और गियर रेशो के बारे में वो सीखा जो मैं पहले से नहीं जानता था। मैंने ये भी समझा कि मुझे अपने वीडियोस में और ज्यादा गहराई में जाना चाहिए, मुझे सबूतों को अत्यधिक रूप से कन्विंसिंग बना देना चाहिए और आखिर में कुछ इक्वेशन दिखानी चाहिए उन लोगों के लिए जो कि इस लेवल की डिटेल में जाना चाहते हैं। मैं इस वीडियो को बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद कहूंगा। नील डग्रास टाइसन, बिल नाई, सीन कैरोल, मार्क ड्रेला, प्रोफेसर कुसेंको और जाइला फॉक्सलिन, और विशेष रूप से रिक कैवलारो को जो ब्लैकबर्ड के आविष्कारक और निर्माता हैं। वो सूचना के एक झरने जैसे थे और हमेशा सपोर्ट करते रहे। ये वो व्यक्ति हैं जो पिछले 15 वर्षों से फिजिक्स के इस क्षेत्र को समझने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।